तो आप सुन सकते हैं, मैं एक मंत्र बोलता हूँ उपनिषद का, और उसके बाद हम कार्यक्रम बाकी का करेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। इस मंत्र का अर्थ है हम सब एक साथ पराक्रम करें, हम सब एक साथ भोजन करें, परमात्मा हम सब की एक साथ रक्षा करे, हम कभी भी एक दूसरे का द्वेष ना करें, और आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक और आदि दैविक शांति इस विश्व में बनी रहे। तो इसके साथ हम आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो आज के हमारे वक्ता यानी कि स्पीकर है श्री ब्रह्म प्रकाश गौर सर। तो उनको मैं बहुत अरसे से जानता हूँ, 1991-92 से मैं जानता हूँ उनको, जब वे पूना में रहते थे। तो तब से बहुत उनका मार्गदर्शन मुझे मिला है, और हमारी इच्छा थी कि अपने जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको भी उनके अनुभव का फायदा मिले और मार्गदर्शन मिले। वे जैसे कि हमने जूम की लिंक में उनका इंट्रोडक्शन शॉर्ट में दिया था कि वे इंडियन रेवेन्यू सर्विस के अफसर रह चुके हैं, IRS के, भारतीय राजस्व सेवा के, और डायरेक्टर जनरल इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन विंग, इस पद से वे रिटायर हुए हैं। और रिटायरमेंट के बाद भी उन्होंने उनका कार्य जारी रखा है, और अलग अलग तरह के ग्रुप्स किए हैं जो आध्यात्म में रुचि रखते हैं, या अपने जीवन में जिनको डेवलपमेंट करना है, आगे बढ़ना है, ऐसे लोगों को वो मार्गदर्शन करते हैं। तो इसी सिलसिले में हमने आज उनके साथ वेबिनार रखा है। तो पहले तो वो हमसे थोड़ी सी बातें करेंगे, और आपको भी मौका मिलेगा कि आपके जो भी प्रश्न है वो आप उनसे पूछ सकते हैं। हिंदी में भी पूछ सकते हैं, इंग्लिश में भी पूछ सकते हैं। और उसके बाद हम एक शॉर्ट मेडिटेशन करेंगे 5-10 मिनट का, और उसके बाद हमारा कार्यक्रम खत्म होगा। तो आपको भी पूरा मौका मिलेगा, जो भी आपके शंका है, आप किसी भी विषय में सवाल उनसे पूछ सकते हैं, चाहे आपकी दैनंदिन लाइफस्टाइल हो, दैनंदिन जीवन हो, या एकेडमिक लाइफ हो, एकेडमिक स्टूडेंट लाइफ हो, या कोई भी आपको धार्मिक या आध्यात्मिक विषय में कोई सवाल है, कोई शंका है, तो वो भी आप सवाल पूछ सकते हैं बेझिझक। तो आप सबका फिर एक बार स्वागत है, और मैं विनती करूंगा श्री ब्रह्म प्रकाश गौर सर से कि वे कृपया अपना एक मनोगत व्यक्त करें। धन्यवाद। धन्यवाद अमोल, बहुत आनंद है कि आपके मन में ऐसी इच्छा हुई कि बच्चों के लिए कुछ एक वेबिनार किया जाए जिसमें वो लोग अपने प्रश्न पूछ सकें, या मन में कोई जिज्ञासा है, कोई संदेह है, या कोई इशू है, कोई प्रश्न है, उसको पूछ सकें। तो पहले मैं ये बता दूं कि अमोल ने मेरा जैसे परिचय दिया कि मैं तो भारतीय राजस्व सेवा में अफसर था, और 2012 में मैं रिटायर हो गया। तब से रिटायर्ड लाइफ जी रहा हूँ। और लेकिन जब मैं अपने जीवन पर ही निगाह डालता हूँ तो लगता है कि एक अद्भुत ये अवसर है अपने को परखने का या जानने का, और ये जानने का कि जीवन की धारा कैसे बहती है। कि मैं तो ऐसे परिवार में पैदा हुआ था, पिताजी अध्यापक थे,
आजमगढ़ जैसी जगह, आजमगढ़ नाम सुना होगा लोगों ने, उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा जिला है, और वहीं पर मेरी पढ़ाई लिखाई हुई ग्रेजुएशन तक। तो हिंदी मीडियम स्कूल कॉलेज में ही पढ़ा, वैसे ही बड़ा हुआ। लेकिन बचपन में ही कुछ पिताजी ने ऐसी चीज जगा दी थी कि साहित्य में रुचि हो गई, तो हिंदी का बहुत साहित्य पढ़ा था। अंग्रेजी से उतनी अपनी वाकफियत या उतनी जान पहचान हुई नहीं थी। हालांकि हम साइंस पढ़ते थे, और साइंस में हमेशा ये कहा जाता था कि अंग्रेजी क्या करना है बहुत जान करके, किसी तरह से अपनी बात बस कह लो, इतना ही काफी है। तो ऐसे ही पढ़ते रहे, पढ़ाई में अच्छे थे तो नंबर अच्छे मिलते रहे, पास होते गए। एक बात यह थी कि मेरे मन में बचपन से इच्छा थी कि मैं इतिहास पढूं, साहित्य पढूं। जो आर्ट्स फैकल्टी के विषय होते हैं उसमें ज्यादा रुचि थी, और घर में माहौल भी ऐसा था। पिताजी इतिहास के अध्यापक थे, बड़े भाई ने इतिहास में एमए किया था। लेकिन घर में जैसे होता है, माँ बाप की इच्छा होती है। उन्होंने कहा कि बेटा, पिताजी ने बोला बेटा किसी ने साइंस नहीं पढ़ा है, तुम साइंस पढ़ो। तो न चाहते हुए भी मैं साइंस पढ़ता रहा और पढ़ लिख कर निकल गया। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं इतिहास में एमए करूंगा, लेकिन जब ऐसा मौका आया एमएससी या एमए करने का, तो उस वक्त पिताजी का देहांत हो गया था, कुछ दिक्कतें थी। तो भाइयों ने कहा कि भैया तुम पढ़ रहे हो तो साइंस की स्ट्रीम में ही अपनी पढ़ाई पूरी कर लो। तो एमएससी कर लिया। एमएससी करने के बाद एक मन में आ गई बात कि अभी तो अपने पांव पर खड़े होना है, तो स्कॉलरशिप मिल गई, तो रिसर्च ज्वाइन कर ली। शुरू में कुछ दिन तो मैंने कोशिश की थी कि कहीं नौकरी मिल जाए एक डिग्री कॉलेज में पढ़ाने की, लेकिन हाँ, उत्तर प्रदेश में जितने कॉलेजेस थे सब जातिगत मैनेजमेंट के अंडर आते थे। तो मैनेजमेंट जो है अन्य जाति वालों को उधर घुसने नहीं देता था। तो मुझे भी एक दो जगह ऐसा हुआ कि मेरी नौकरी लगते लगते रह गई, क्योंकि मैं तो उस जाति का नहीं था जो मैनेजमेंट की जाति थी। मैनेजमेंट के लोगों की जाति थी। तो एक कॉलेज में जहां मेरा नहीं हुआ, वहां पर जो प्रिंसिपल थे वो मेरे पिताजी के विद्यार्थी थे। तो जब इंटरव्यू में पता लगा कि मेरा तो हो गया है, लेकिन जब 2-3 महीने हो गए कॉल लेटर नहीं आया, तो मैं उनके पास गया। तो उन्होंने कहा कि हाँ, तुम्हारा नहीं हो सकता है, हमारा मैनेजमेंट तो नहीं एग्री कर रहा था। तो उन्होंने अंडर सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग तुमको अपॉइंटमेंट लेटर बनाकर दिया था, अंडर सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग भेजा, और उसको पोस्ट ऑफिस में किसी को कुछ घूस दे करके उसको वहीं फाड़ कर फेंक दिया। तो हमारे रिकॉर्ड पर है कि तुमको तो अपॉइंटमेंट लेटर गया, लेकिन तुमको मिला नहीं, और हमने लिख दिया यूनिवर्सिटी को कि दूसरा अपॉइंटमेंट होना चाहिए। तो मुझे बड़ी निराशा से हुई, उम्र तो बहुत छोटी थी। तो उन्होंने मेरी तरफ देखते रहे, और अचानक उन्होंने मुझे कहा कि देखो, तुम पढ़ने में अच्छे हो, तो ऐसी नौकरी क्यों नहीं ढूंढ लेते हो जहां तुमसे कोई तुम्हारी जाति नहीं पूछेगा। तो मुझे जो है एक मंत्र उन्होंने दे दिया। तो मैं उठ कर गया, उनके सामने की कुर्सी पर बैठा था, जो उनकी टेबल थी काफी बड़ी। तो उस टेबल के चारों तरफ से घूम करके उनके पास गया, और मैंने उनके पांव छुए बहुत श्रद्धा से, और उनको कहा कि आज आपने मेरा जो मार्गदर्शन किया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं अब ऐसा ही करूँगा। तो फिर मैंने जो है वो रिसर्च करता रहा। उसके बाद तो कुछ तैयारी की, कंपटीशन में बैठा, पहले अटेम्प्ट में आ गया, नौकरी में चला गया। कुछ दिनों तक नौकरी में बड़ा मजा आया, क्योंकि किसी ने हमारे परिवार में कोई सरकारी नौकरी की नहीं थी। तो जो सरकारी नौकरी का एक रुतबा होता है, सम्मान होता है, कुछ कुछ अधिकार होते हैं, उसका थोड़े दिन तो एक नशा था, एक मजा आया। लेकिन 6-7 साल के बाद धीरे धीरे वो जो मुलम्मा था वो उतरने लगा, और मुझे लगा कि ये तो बहुत बेकार की बात है, इसमें कुछ रस नहीं है, आनंद नहीं है। और मेरी रिसर्च भी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि मैं नौकरी में चला गया था। तो आनंद कहाँ मिलेगा?
तो आनंद कहाँ मिलेगा, ये ढूंढते ढूंढते मन में कई साल तक ये उहापोह चलता रहा। फिर अचानक कुछ जीवन में ऐसा परिवर्तन आया कि अपने गुरु से मुलाकात हो गई, और उसके बाद जो जीवन में एक परिवर्तन हुआ, उससे बहुत सारी चीजें बदल गई मेरे जीवन में। तो एक समझ जो आई वो ये थी कि जो लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में या किसी भी एनफोर्समेंट के डिपार्टमेंट में इसे काम करते हैं, वो बड़े ही शक्की टाइप के लोग होते हैं, हर चीज पर बहुत संदेह की दृष्टि से देखते हैं। तो मुझे ये बात समझ में आने लगी कि ये जो संदेह की दृष्टि है ये ठीक नहीं है। और जब उनका सबसे बहुत सारे लोगों से जो इंटरेक्शन हुआ, उनके साथ संबंध हुआ, तो पता लगा कि लोग वस्तुतः बहुत अच्छे हैं। हमारी दृष्टि में कोई खोट है, इसलिए हम दूसरों को अपने से अलग मानते हैं, उनको छोटा मानते हैं, या उनको संदेह की निगाह से देखते हैं। ये ठीक नहीं है। तो ये मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन था, जिसके कारण मेरा अपना पूरा रवैया बदल गया, और सीखने को मिला कि हम टीम कैसे बना सकते हैं। कोई भी आदमी है, हम सब जगत में इसलिए आए हैं कि एक दूसरे की मदद कर सकें, एक दूसरे से कुछ सीख सकें, और तभी हम अपने जीवन को भी सार्थक कर सकते हैं। अगर हमने सब कुछ करके अपने जीवन को सार्थक कर लिया, अपने लिए सब चीजें जुटा ली, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे दूसरे लोगों की मदद हो सकती हो, उनके पांव मजबूत होते हों, तो हमारे जीवन में तो कुछ कमी रह गई, वो आनंद नहीं है। और उस आनंद का कोई मुकाबला नहीं है जब हम दूसरे लोगों के साथ होते हैं, उनके लिए कुछ कर सकते हैं या उनके से कुछ शेयर कर सकते हैं। तो इस चीज ने मेरे को बिल्कुल बदल दिया। और ऐसे ही फिर देखते देखते नौकरी का पीरियड भी खत्म हो गया। तो अभी मैं अपने आप को देखता हूँ तो मैं क्या था, तो मैं इतिहास में रुचि रखता था, साहित्य में रुचि रखता था, फिर साइंस का स्टूडेंट था, फिर रिसर्च स्कॉलर था, फिर इनकम टैक्स का अफसर था। आज कुछ भी नहीं उनमें से, लेकिन अपने आप में काफी संतोष है। तो ये सबके जीवन की, ये मेरे जीवन की बात हो ऐसी बात नहीं, ये सबके जीवन की बात है कि जीवन में कौन सी धारा किधर हमें ले जाएगी, कहाँ हम जाएंगे, क्या होगा, ये हम जानते नहीं हैं। लेकिन जब हम जगे हुए होते हैं तो जीवन जो कुछ दिखा रहा है उससे हम कुछ सीखते चले जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। तो मैंने आपको जो टॉपिक दिया था अमोल को, ये था कि उत्साही जीवन, कि उत्साह का जीवन कैसे बिताएं। तो उत्साह के लिए हमारे पास अंग्रेजी में शब्द है एंथुसियाज्म। तो मैंने डिक्शनरी में एंथुसियाज्म का मतलब निकाल कर देखा कि इसके क्या क्या और ऐसे जो समानार्थक शब्द हैं, कि ऐसे शब्द, तो उसमें निकला ईगरनेस, कीननेस, फर्वर, कितने जोश के साथ हम रहते हैं, वार्मथ, गर्मजोशी कितनी है, पैशन, एकदम हम लगे हुए हैं किसी चीज को बहुत ही तन्मयता के साथ, जील, विगर, डायनामिज्म। तो जब मैं इसके ये सब अर्थ देख रहा था तो मुझे लगा कि ये तो हमारे जीवन की पूरी कुंजी, की टू गुड लाइफ, ये इस एक शब्द में निहित है। अगर हमने इसका एक भी हिस्सा पकड़ लिया और अपने जीवन में उतारा तो हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। लेकिन होता क्यों नहीं है? क्या हमें रोक रहा है कि हम लाइफ ऑफ एंथुसियाज्म नहीं जी पाते हैं? तो उसमें दो चीजें मुझे जो समझ लगी कि एक तो ये है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अनसर्टेन है। हम प्रयत्न तो करते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, उसके लिए प्रयास होता है, लेकिन परिस्थितियां इस तरह से बदल जाती हैं कि उसका कोई मूल्य नहीं रहता है। और ये हम सब देख रहे हैं अपने आसपास। कोरोना आया है, कोरोना ने एक पूरी व्यवस्था को जो है उसकी जड़ें हिलाकर रख दिया, कि देखते देखते न जाने कितने लोग जो काम करते थे उनके पास काम नहीं रहे, काम करने का तरीका बदल गया, नौकरियों की उपलब्धता जो है ये कि कितनी नौकरियां मिलेंगी उसमें कमी आ रही है,
हर जगह लोग ऐसी, अब हर जगह ये संभावनाएं बना रहे हैं कि कौन सा काम ऐसा है जो आदमी न करे, मशीन कर दे और हम उसी से काम चला लें। तो ये सारी जो अनसर्टेनिटीज हैं वो एक तो ये है, और दूसरी चीज ये है कि इतनी अनसर्टेनिटीज के कारण क्या हम बदहवास हैं, क्या हम उनसे बिल्कुल दिशाहीन हो गए हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते, हम क्या करेंगे पता नहीं है, एक अनिश्चय का जीवन जी रहे हैं। तो क्लैरिटी नहीं है कि स्पष्टता जो होनी चाहिए जीवन में हमारे पास, जीवन को की परिस्थितियों से निपटने के लिए, वो स्पष्टता नहीं है। स्पष्टता क्यों नहीं है? क्योंकि हमने अपने गोल्स शायद सेट नहीं किए। कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए कुछ गोल सेटिंग होती है। दिन शुरू होता है, हम कुछ सोचते हैं कि आज हमको दिन में ये काम करना है, तो वो गोल सेटिंग उसी वक्त से शुरू हो जाती है। आप लोग, बहुत से लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप सोचते होंगे अच्छा आज ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इस टॉपिक को देखना है, ऐसा करना है, तो गोल सेटिंग। और उस गोल सेटिंग में दो तरीके होते हैं कि एक तो शॉर्ट टर्म का गोल सेटिंग है जो इमीडिएट कुछ चाहिए उसके लिए करना है, और दूसरा लॉन्ग टर्म गोल सेटिंग कि हम अपने जीवन को किस तरह से देखते हैं, कहाँ हम पहुंचना चाहते हैं। तो जो शॉर्ट टर्म है उसके लिए तो बहुत आसान है कुछ उसके लिए प्रयत्न कर लेना, लेकिन जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं हमारे, उनके लिए जो प्रयत्न है वो दूसरे तरह का है। उसके लिए हमको दूसरी तरह की तैयारी करनी पड़ेगी। तो उसके बारे में जो है वो हमको सोचना पड़ेगा कि हमारे पास लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं, उनके लिए हमको क्या करना है, और उसके लिए हमारे ऑप्शंस क्या हैं। लॉन्ग टर्म गोल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जिंदगी जो है वो आप जो कुछ आज कर रहे हैं वो उतने में ही सीमित नहीं है। पढ़ते हैं, जैसे हम पढ़ते थे उस वक्त लगता था ये साइंस ही सब कुछ है, ये केमिस्ट्री में, मैंने केमिस्ट्री में एमएससी किया था, ये केमिस्ट्री ही सब कुछ है। बाद में पता लगा कि इसमें कुछ भी पढ़ाई काम जीवन में नहीं आई, क्योंकि मैंने वो इनकम टैक्स की नौकरी कर ली, तो कुछ साल में ही वो सारा केमिस्ट्री तो भूल गया। हाँ, केमिस्ट्री पढ़ने से जो चीज दिमाग में आई थी वो एक मानसिक ट्रेनिंग कि किसी चीज को हम कैसे देखेंगे, किसी चीज को कैसे डिस्कस करेंगे, कैसे सोचेंगे, कैसे समझेंगे, वो ट्रेनिंग अपने पास काम आती है। तो लॉन्ग टर्म में वो ट्रेनिंग थी, और शॉर्ट टर्म में वो पढ़ाई थी कि इम्तिहान पास करना है, अच्छे नंबर चाहिए, उसके लिए कुछ परीक्षा देनी है तो कुछ करना है, ये सब चलेगा। तो ये हमको सभी जो है ये सोचना पड़ेगा कि क्या हम, हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स क्या हैं और लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं, और उन गोल्स के लिए क्या है कि सक्सेस कहाँ से मिलती है। तो सक्सेस का भी ऐसा है कि सक्सेस आज जिस चीज के लिए मिली है, कल वही चीज हमारे लिए दुख का कारण भी बन जाती है, लैक ऑफ सक्सेस का कारण बन जाती है। कि नौकरी तो मिल गई लेकिन एक बॉस जो है बहुत ही डिफिकल्ट मिल गया, और उसने 2 साल जो हमारे ऊपर काम हमारा सुपरवाइज कर रहा है, वो हमको बताता नहीं है कि हमारे काम में गलती क्या है, लेकिन बातें ऐसी करता है कड़वी कड़वी जिससे कि हम हतोत्साह हो जाते हैं। वो हमको ये एहसास कराता है कि तुम किसी काबिल नहीं हो, तुम लायक नहीं हो। तो ऐसे जख्म दे देता है कि हमारे अंदर अपने आप को लेकर के एक सेंस ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर हमारा अपना आत्मविश्वास चला जाता है। तो नौकरी बहुत आनंद का कारण था, लेकिन वो ठीक नहीं हुई किसी कारण से, तो जीवन में एक बहुत बड़ा क्लेश उसी के कारण बन सकता है। तो ये जीवन की धारा जो है ये बहुत विचित्र है, इसके लिए हर तरह से तैयार रहना पड़ेगा, और सक्सेस की जो परिभाषा है वो देखनी पड़ेगी कि भाई हमेशा हमको काम करना है, परसिवियर करना है, अच्छे से अच्छे ढंग से उसको समझना है, और कूल रहना है, रिएक्ट नहीं करना है। जब हम कोई किसी चीज में हमको तुरंत बहुत सफलता नहीं मिली तो हतोत्साह हो जाने की बजाय या दूसरे लोगों को कोसने की बजाय कि इनके कारण ऐसा हो गया, ये जानने की जरूरत होगी कि हमारे अंदर क्या चीज ऐसी कमी हो गई जिसके कारण हम और अच्छा कर सकते थे और नहीं कर पाए।
तो क्या बनाना चाहिए अपने अंदर, क्या डालना चाहिए, कौन से गुण हैं जिनको हम कल्टीवेट कर सकते हैं। और तो इन सब चीज़ों से जो है वो इसमें कहती है एडवर्सिटी जो है वो सबसे बड़ा टीचर है। जो हमारी तकलीफ़ें आती हैं, कठिनाइयाँ आती हैं, उनसे सबक लेने का मादा, उनसे कुछ सीख लेकर आगे बढ़ने का मादा होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि जीवन में एक गुण तो हमेशा होना चाहिए, उत्साह। क्योंकि उत्साह नहीं रहेगा, जब हम भविष्य को लेकर आशावान नहीं रहेंगे, तो धीरे धीरे चीज़ें हमारे हाथ से फिसल जाएंगी। तो ये जो है कुछ बातें मैं आप लोगों से बताना चाहता था। और नॉलेज को लेकर भी बहुत सी चीज़ें हैं कि हमारे यहाँ जो हमारी पढ़ाई की व्यवस्था है, या अभी आप जो तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, कुछ लोग तैयारी कर रहे होंगे, तो उसमें सब्जेक्ट नॉलेज पर बहुत जोर है। तो सब्जेक्ट नॉलेज आवश्यक है, वो तात्कालिक गोल के लिए कि अभी जो हमको गोल पूरा करना है उसके लिए बहुत काम आएगी। लेकिन जो जीवन की यात्रा होगी उसमें सब्जेक्ट नॉलेज उतना काम नहीं आएगी। जो आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करेंगे, अपने अंदर जो व्यक्तित्व को पैदा करेंगे, वो व्यक्तित्व का बहुत बड़ा योगदान होगा। तो इंटेलेक्चुअल नॉलेज, जो बौद्धिक ज्ञान है, वो आवश्यक है। वो हमारे मन को बदलने के लिए हमको कुछ कुछ ऐसे टूल्स देता है जिससे कि हम सोचने की ताकत जमा करें, किसी भी समस्या के ऊपर कैसे विचार किया जाता है उसको सीखें। लेकिन जब वो ज्ञान धीरे धीरे अंदर आ रहा है, बुद्धि से नीचे उतरता है, हृदय में चला आता है, तो उसको हम पौरुष ज्ञान कहते हैं। कि पौरुष ज्ञान जो है वो हमारे व्यवहार में, हमारी बातचीत में, हमारे आचरण में झलकता है। आप बहुत हमारे जो पूर्वज थे वो लोग तो इतने पढ़े लिखे नहीं होते थे, लेकिन उनके अंदर व्यवहारिक ज्ञान इतना जबरदस्त था कि वो कोई भी समस्या उनके पास लेकर जाइए वो तुरंत उसका सटीक उत्तर दे। तो वो कहाँ से आया? क्योंकि वो बौद्धिक ज्ञान पर इतना निर्भर नहीं करते थे, लेकिन जो व्यावहारिक ज्ञान था, एक समझ थी, अनुभव से जो कुछ उतरा हुआ था, वो इतना प्रबल था, इतना सघन था कि उनके पास हर चीज का उत्तर था। तो हम सभी जो जीवन जी रहे हैं, हम सब लोग सजीव लोग हैं, हम जगे हुए हैं। तो हमको हमेशा ये बात ध्यान में रखनी होगी कि ये जो सब्जेक्ट नॉलेज है, विषय का ज्ञान है, ये तो अच्छा है, इसको तो प्राप्त करना ही है कुछ पाने के लिए, क्योंकि हमारी परीक्षा में उसी को लेकर हमारे को नंबर मिलने हैं। लेकिन जो जीवन की परीक्षा होने वाली है, उसमें जो हमारा पौरुष ज्ञान है वही काम आएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छे होते हैं नौकरी में, हमारे साथ नौकरी में लोग आ गए, कुछ लोग बहुत तेज थे, बहुत अच्छे थे, लेकिन क्या था, उनके इंटरपर्सनल स्किल्स नहीं अच्छे थे कि दूसरे लोगों के साथ कैसे व्यवहार करेंगे, कैसे बात करेंगे, वो उनको पता नहीं था। तो उनको बड़ी दिक्कतें हुई, क्योंकि जो सहयोगी होते थे उनके साथ संबंध खराब हो जाते थे, उनके जो मातहत लोग उनके नीचे काम करते थे उनके साथ संबंध खराब हो जाते थे, मातहत लोगों को वो फूटी आंख नहीं सुहाते थे, और उनको मातहत ही सब पाजी और बदमाश लगते थे। तो ये चीजें जो है जानने की हैं कि हम सभी आए हैं, आप सभी अभी इस जीवन के, जिसको कहते हैं कि दरवाजे पर खड़े हैं, जहां पर आप जो वाकई जो जो असली जीवन है उसमें प्रवेश कर रहे हैं। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि आपको दोनों तरह के ज्ञान की आवश्यकता होगी। जो विषय का ज्ञान है वो तो आएगा काम, लेकिन उसके साथ साथ जो पौरुष ज्ञान है कि उस विषय के ज्ञान को अपने हृदय में ऐसा बांध लेने का कि हमको वो ज्ञान ही ये सिखा सके कि हम दूसरों के साथ व्यवहार कैसा करें, अपने साथ व्यवहार कैसा करें। सब लोगों के लिए बहुत आवश्यक है ये जानना कि हम अपने प्रति क्या सोचते हैं। क्या हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम अपने को तुरंत कोसने लगते हैं,
अपने को ये कहने लगते हैं कि नहीं मैं तो नालायक हूँ, मेरे को आता नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। तो अगर ऐसा बोलेंगे तो फिर तो आप अपनी निगाह में ही अपने को नीचे उतार। दूसरा ये कि दूसरे लोग अगर आपको कुछ कहते हैं तो क्या आप उनकी बात को एकदम दिल में लगा लेते हैं और उनकी बात से अपने आप को जज करने लगते हैं कि मैं ऐसा हूं? तो अगर ऐसा करेंगे तो आप घाटे में रहेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि कि क्रोकोडाइल के खाल पहन लेने का, कि कोई कुछ भी बोले उस पर ध्यान नहीं देने का। जो भी कोई बताता है, कुछ बोलता है हमको, उसकी बात समझ करके ये विचार जरूर करना चाहिए कि मैं इसमें क्या तथ्य है और इसके भरोसे मैं अपने आप को किस तरह बदल सकता हूँ। लेकिन उनके विचारों को लेकर के अपने आप को नीचा करके दिखाना और सोचना अपने बारे में, ये कतई आवश्यक नहीं है, बल्कि ये घातक है। और जो लोग ऐसा करने लगते हैं वो क्या होता है कि वो समाज से कटते चले जाते हैं। तो जो लोग कट जाते हैं समाज से, उनके अंदर ही बड़ी हीन भावनाएं पनपने लगती हैं और उनकी जो ग्रोथ है उसका मार्ग रुक जाता है। इसलिए हमेशा दूसरों के साथ संपर्क में रहना चाहिए, क्योंकि दूसरे ही हमको बताएंगे कि हमको क्या चीज इंप्रूव करनी है। तो उनसे ये बात तो ले लेने का कि क्या चीज हमें बदलनी है अपने बारे में, लेकिन ये बात नहीं लेने का कि उन्होंने कहा कि अरे तुम बहुत बेवकूफ हो तो हमने मान लिया कि हाँ हम बेवकूफ हैं। नहीं, क्योंकि सभी के अंदर एक ही प्रकार की संभावनाएं हैं। और एक बात जानने की सबसे बड़ी ये है कि ईश्वर ने जितने लोगों को बनाया है, हर कृति अपने आप में अनोखी है। जो मैं हूं वो अमोल नहीं हो सकते, वो भूषण नहीं हो सकते, या राधे श्याम यहाँ है वो नहीं हो सकते। लेकिन जो भूषण है, राधे श्याम है, वो भी अपने आप में बिल्कुल अनोखे हैं। तो उनको हमेशा ये अपने आप में हमको सबको झांक कर देखना होगा कि हमारे अंदर क्या योग्यता है जो हम बाहर निकाल सकते हैं। तो इसके लिए एक मैं मंत्र आपको ये देता हूं कि जो चीज आपको चैलेंजिंग लगे वो जरूर ट्राई करके देखिए। जो लगता है कि ये चीज मैं नहीं कर सकता हूं या मैं नहीं कर सकती हूं, वो अवश्य करके देखना चाहिए। मैं आपको अपने जीवन की घटना बताता हूँ कि जब मैं अपने गुरु के आश्रम में गया, हम तो इनकम टैक्स के जैसे विभाग की नौकरी करते थे। जब नौकरी में आए तो हमारे किसी जो एक सज्जन हमें ट्रेनिंग देते थे, उन्होंने जाते जाते मुझे कहा, जब ट्रेनिंग खत्म हो गई तो उन्होंने कहा कि एक बात याद रखना कि किसी के सामने हंसना मत, लोगों से बहुत घुल मिल मत जाना, क्योंकि लोग तुम्हारा नाजायज फायदा उठा लेंगे। तो मैं मुस्कुराना भूल गया। अपने घर में और दोस्तों के सामने तो ठीक था, लेकिन जिधर पब्लिक में किसी के सामने जाता था तो एकदम चुप और कुछ बोलने का नहीं। लेकिन मुझे कुछ ऐसे आए कि मेरे गुरु के आश्रम में मेरी सेवा लगी कि भाई तुमको जो है वो आश्रम के कार्यक्रमों में कुछ तो बोलना है। तो वहां पर जाकर सबसे पहले खड़े होकर लोगों को यह बोलना होता था कि आप सभी का बहुत प्रेम के साथ स्वागत है। तो मैं स्वागत बोलता था, लेकिन ऐसे बोलता था, आप सबका स्वागत है। उस स्वागत में कोई स्वागत नहीं होता था, क्योंकि मुझे तो मुस्कुराहट नहीं थी। मैं एकदम अजनबी लोगों से भयभीत रहता था। तो ये एक चैलेंज था। लेकिन इस जो ये सेवा मुझे मिली कि कार्यक्रमों में कुछ बोलना है, इसके माध्यम से इस चैलेंज को मुझे मीट करने का, इस चुनौती को स्वीकार करने का मौका मिला। और बहुत सहज हो गया लोगों के सामने जाकर उनको देखकर मुस्कुराना और उनका हंसकर स्वागत करना। तो ये कोई छोटी घटना नहीं थी।
मेरे अंदर जैसे बैठा हुआ था कि नौकरी में, ऐसे हमारी नौकरी में किसी के ऊपर देख के, किसी को सामने देखकर मुस्कुराने का नहीं। तो अपने अंदर अपनी बनाई हुई मान्यताओं से जूझना पड़ा, उस पर विजय प्राप्त करना पड़ा। लेकिन जब वो विजय मिल गई तो एक पूरा दरवाजा ही खुल गया दूसरा जीवन में, कि मैंने ये देखा कि जो मेरे जितने मातहत थे वो लोग लड़ाई करते थे कि कैसे ये इसको गौर साहब के साथ मेरे को काम करने को मिल जाए। क्यों? एक सहज भाव था। ऐसा समझ में आ गया कि जितने लोग हैं सब हमारे अपने ही हैं, कोई तो अजनबी नहीं है। इसी भाव के तहत आज मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं। तो ये मैं एक मंत्र आपको ये बताता हूं कि आपको व्यक्तिगत जीवन में जो चीज लगे कि ये बहुत चैलेंज है, ये मैं नहीं कर पाऊंगा शायद, उसको अवश्य ट्राई करके देखिएगा। क्योंकि उसमें एक ऐसी ऐसी पहुंच है आपके अंदर, जो नई प्रतिभा छिपी हुई है वो अपने आप उभर करके बाहर आ जाए। मुझे पता नहीं था कि मेरे अंदर कोई स्पीकर है, कोई टीचर है, कोई कुछ है, अपने आप वो निकल कर आ गया है। तो ये एक बात याद रखिए। और दूसरी बात जो मैं आपको बहुत उससे बताना चाहता हूँ वो ये कि हम सभी आए हैं इस जगत में, हमारे कुछ दिन ये जीवन है। एक समय आएगा जब यहाँ से बाय बाय बोल करके जाने का समय आ जाएगा। तो हमारे साथ क्या जाएगा? घर तो नहीं जाएगा, बैंक बैलेंस नहीं जाएगा, जो हमारे संबंध हैं वो भी नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ तो है जो जाता है। तो जो कुछ हमने सीखा है, अपने व्यक्तित्व को जैसा बनाया है, वो व्यक्तित्व जैसा है वैसा ही हमारे साथ चला जाता है। और जब अगले जन्म में हम फिर आते हैं तो उसी व्यक्तित्व के साथ आते हैं। आप सभी महाराष्ट्र में हैं, तो भीमसेन जोशी जी को कौन नहीं जानता है। कई बार मुझे उनका गायन सुनने का अवसर मिला, हमारे गुरु के आश्रम में आते थे। एक अलौकिक अनुभूति थी, जो सामने बैठकर उनकी बोली सुनने का, उनकी आवाज को सुनकर के आदमी दूसरे लोक में चला जाता था। लेकिन बात ऐसी है कि भीमसेन जोशी कोई अचानक पैदा हो गए, ऐसा नहीं हुआ होगा। न जाने कितने जन्मों में उन्होंने संगीत की साधना की होगी, और ऐसी साधना के चलते इस बार जब पैदा हुए तो वो साधना अपने आप ही उनके अंदर से बहुत बचपन में, बहुत कम आयु में ही मुखर हो गई और बहने लगी। तो हम सभी को जीवन में ऐसा कुछ ना कुछ जरूर पाना चाहिए, जो हम अपने साथ ले जाएंगे और जो हमारे साथ वापस फिर आ सकेगा। तो उसके लिए कोई नया स्किल सीखना हो, कुछ नई चीज हो, उसके प्रति हमेशा जो है वो एक जागरूक होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से तो मैं ज्यादा ही कुछ बोल गया। लेकिन ऐसा है कि आप लोग अगर अपने को इंट्रोड्यूस करें और अपना कोई सवाल है तो पूछें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हम लोग ज्यादा लोग नहीं हैं तो सभी लोग कर सकते हैं। अपना वीडियो ऑन करेंगे या नहीं करेंगे तो ऐसे भी पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछें। Is there any question? कुणाला काही विचारायचं असेल तर तुम्ही विचारू शकता, मराठीत विचारलं तरी चालेल, सर सांगतील हिंदीतून. अपना वीडियो ऑन करिए आप लोग, अगर कर सकते हैं तो। हाँ, प्रथमेश, कोई प्रश्न है? हेलो सर, गुड इवनिंग। हाँ, कौन बोल रहा है? सर सौम्या।
हाँ सौम्या, where are you? Yes, can you start your video? Okay, sir. हाँ, I will just pin you. Okay, sir. हाँ, yes सौम्या, go ahead. Good evening, sir. हाँ, good evening. सर एक्चुअली मैं ना यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रही हूँ। हाँ। तो ऐसा होता है कि कभी कभी जैसे हमारे साथ के जो बाकी बच्चे हैं वो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे वो ऐसे कभी कभी होता है कि देखो वो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं और हम जो है प्रिपरेशन और बुक्स में लगे हुए हैं। तो फिर और उसके बाद फिर कोरोना आ गया, कोरोना में सब ऐसे घर में बंद हो गए, तो हो गया कि सोशल सोशल इंटरेक्शन बहुत कम हो गया। तो मतलब ऐसे फोन वगैरह पर तो रहता है, बट जो फेस टू फेस वाला रहता है वो बहुत खत्म हो गया है कोरोना में। तो ऐसे उस टाइम पे ऐसे लगने लग गया कि हाँ जिंदगी बहुत ही ऐसे हो गई कि बाकी सब तो अपनी जिंदगी में अपना अपना काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे हम बुक्स में पड़े हुए हैं, बाकी लोग तो वर्क फ्रॉम होम वगैरह कर रहे हैं। तो क्या तुम्हारा क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? सर मैंने बीबीए किया है, फिर एमबीए किया हुआ है। बीबीए और एमबीए किया है। हाँ। मतलब अभी एमबीए खत्म हुआ है रिसेंटली। तो फिर तुम्हारा प्रश्न क्या है? तो सर जैसे ऐसे टाइम पर खुद को कैसे मोटिवेट करें कि मतलब वो तो रहता है कि चलो अभी मॉक टेस्ट वगैरह लगा रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, बट कभी कभी ऐसे लगता है ना कि देखो सब लोग मतलब जॉब करने लग गए हमारे साथ के, क्या हमें भी जॉब करना चाहिए क्या, या वो चीज को कैसे अपने माइंड से हटाएं और मतलब कि कैसे चलो खुद को कैसे मोटिवेट करें। नहीं, दो बातें हैं। एक तो ये कि तुमने ये कॉन्शियस डिसीजन लिया है जानबूझ करके कि मुझे ये सिविल सर्विसेज या जो आईएएस है या कुछ भी है ये क्रैक करना है इम्तहान। तो जब वो निर्णय लिया है तो उसके लिए तैयारी और वो तो करनी पड़ेगी। तो हमेशा रात में सोते वक्त, ये सबके लिए मैं बोल रहा हूँ, जो चीज आप करना चाहते हो ये वो विचार आपका अंतिम विचार होना चाहिए सोते समय। तो ये आप आदत बना लो कि जब सोने जाओ तो आप अपने को बोलो कि आई हैव क्रैक्ड दिस एग्जामिनेशन, आई हैव पास दिस। तो वो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में घर कर जाएगा, और जब वो सबकॉन्शियस माइंड में घर कर जाएगा तो ये जो विचार है कि मैं ठीक हूँ कि नहीं हूँ, क्या करूँ, वो चीज़ चली जाएगी। दूसरी बात यह है कि ये तुमको अपने आप में ही देखना पड़ेगा कि व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। जो भी डिसीजन है, चाहे वो इम्तहान में बैठने का, परीक्षा में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठने का डिसीजन है या कोई नौकरी करने का डिसीजन है, लेकिन जो भी डिसीजन है वो होल हार्टेडली लेना पड़ेगा। दो नाव की सवारी ठीक नहीं है। नहीं सर, दो नाव की सवारी मैं भी नहीं कर रही हूँ। हाँ, मतलब जैसे ऐसे होता है ना तो कि इसलिए जब वो आता है तो हाँ, उसका तरीका अभी मैं ध्यान कराऊंगा 5 मिनट। तो उसमें क्या है कि जब ऐसा विचार आए तो अपनी अवेयरनेस जो है वो श्वास प्रश्वास पर लगा दो। कौन प्राइवेट नौकरी कर रहा है, क्या होगा, मैं कर रही हूं कि नहीं कर रही हूं, ये सब जो इतने सवाल हैं ये सब विकल्प। मन की आदत है कि संकल्प और विकल्प ये सब इसमें पड़ा रहता है। कंफ्यूजन, इट क्रिएट्स डाउट एंड पॉसिबिलिटीज। तो उससे बाहर निकल करके प्रेजेंट मोमेंट में आने का सबसे अच्छा तरीका है, कभी भी जब कभी मन ऐसा लगे कि हताशा हो या कोई डाउट हो, तो चुपचाप आंख बंद करके अपनी सांस को देखो।
एंड द मोमेंट यू सी द ब्रेथ, कैसे ब्रेथ आ रही है और कैसे वापस जा रही है, कैसे आ रही है कैसे वापस जा रही है, तो अपने आप आदमी स्थिर हो जाता है। और होता क्या है, हमको जो कुछ हासिल करना है उसके लिए जो प्रयत्न है वो कब होगा, वो तो जो वर्तमान है, प्रेजेंट है, उसमें होगा, है ना। मन की क्या स्थिति होती है कि मन की आदत है, मन को अच्छा लगता है कि या तो पास्ट में रहना या फ्यूचर में रहना। तो जो भी प्रयत्न हम कर रहे हैं, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप अपने घर में खाना बना रहे हो, चाहे शादी हो जाएगी उसके बाद परिवार संभालोगे, कुछ भी करोगे, हर चीज को अच्छा से करने के लिए एक ही जरूरत है, प्रेजेंट में होने की। अक्सर हम प्रेजेंट में नहीं होते, तो ये जब पता लग जाए कि हम प्रेजेंट में नहीं हैं, तो अपने सांस को देखने का, वो तुरंत 1 मिनट में आदमी प्रेजेंट मोमेंट में आ जाता है, और जो डिस्टर्बिंग थॉट्स हैं वो चले जाते हैं। एक और चीज है जो बहुत कारगर है। मुझे एक हाउस होल्डर सेंट थे, मतलब वो हाउस होल्डर थे लेकिन भगवान को पाए हुए थे। उन्होंने कहा था कि दिन भर में 25 बार अपने को बोलो स्टॉप। बचपन में खेला होगा ना स्टॉप वाला, कि बच्चे जो है वो एक दूसरे को बोलते हैं स्टॉप, और जो जिसको बोल दिया स्टॉप वो जिस तरह से है, अगर हाथ हिल रहा है तो ऐसे ही खड़ा हो जाएगा। तो हाँ आइस वाटर, हाँ हाँ व्हाटएवर, हमारे जमाने में इतनी अंग्रेजी नहीं आती थी हमको। तो तो अपने आप को बोलने का स्टॉप, तो जो स्टॉप बोल दिया, तो उसके बाद ये देखने का कि जब हमने स्टॉप बोला उस वक्त कौन सा विचार था हमारे मन में, तो लास्ट विचार कौन सा था जब स्टॉप बोला। तो वो लास्ट विचार जब देखेंगे, जब मैंने अपने ऊपर ये प्रयोग किया, तो मैंने देखा कि ज्यादातर ये विचार जो है वो कल्पना का था, भविष्य का। लेकिन ये जब पता लग जाता है कि मैं कल्पना में जी रहा हूं या जी रही हूं, ज्यादातर कल्पना में हूं, तो जब इसके प्रति हम जागरूक हो जाते हैं तो वो धीरे धीरे वो कल्पना अपने आप ही हमको छोड़कर जाने लगती, तो हम ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंट में रह पाते। तो ये एक दो चीजें हैं कि एक तो ये कि ये करके देखने की चीज है, कि प्रैक्टिकल है बिल्कुल, कि अगर कोई व्यक्ति अपने को दिन भर में 25 बार बोले स्टॉप, और देखे क्या सोच रहे हैं, और उस सोच का हमारी जो प्रेजेंट है उससे कुछ मतलब है क्या, हमारे जो लाइफ के गोल्स हैं उनसे कुछ मतलब है क्या, तो ऐसी जो चीजें जो हमको परेशान करती रहती हैं वो छोड़कर चली जाएंगी। तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल है। और करो, मुझे तो लगता है कि तुम यू विल बी एबल टू डू समथिंग, सो डू योर बेस्ट। थैंक। और कोई प्रश्न? बस यही था कि हाँ कभी कभी ये होता है ना कि आज जैसे कभी कभी होता है कि हाँ देखो एमबीए करा हुआ है तो यूपीएससी, कभी कभी जैसे ना, क्योंकि बाकी लोग कभी कभी बोलते हैं कि तुमने एमबीए करा हुआ है तो तुम्हें एमएनसी में होना चाहिए। मैंने कहा नहीं, मेरे को यूपीएससी करना था, मेरे को यूपीएससी करना था। मैं ठीक है, मतलब जो चीज अच्छी लगे वो करो, बस पूरे जोश से करो एंड डू इट। इट्स एन एक्सपेरिमेंट, देयर इज नो 100% गारंटी कि क्या मिलेगा, लेकिन ये जो तैयारी है ना, ये अपने आप में कुछ अपने को तुम ऐड कर रहे हो। जितने लोग तैयारी कर रहे हैं वो अपने अंदर पर्सनालिटी में कुछ ऐड कर रहे हैं। तो जो मैंने कहा कि जब हम एक दिन आंखें बंद मूंद लेंगे, यहाँ से इस शरीर को बाय बाय करने का समय आ जाएगा, तो हम क्या लेकर जाएंगे, तो जो सीखा है वो लेकर जाएंगे। तो इसलिए वो कोई चीज व्यर्थ नहीं जाती है, कहीं कोई ये चीज ऐसी नहीं है जो
जब आदमी को ये लगने लगता है कि हम व्यर्थ हो गया, तब दिक्कत है, क्योंकि फिर वो उसका जीवन में रुचि खत्म हो जाती है। हाँ, तो लाइफ हैज टू बी लिव्ड विद ग्रेट इंटरेस्ट एंड एंथुसियाज्म। क्योंकि सर ये हो गया था ना, कोरोना आ गया, उसके बाद जैसे कि मतलब ये था इस वेबिनार में, ये था ना टॉपिक की मतलब नौकरियों का वो बहुत कम हो गया, अपॉर्चुनिटी बहुत कम हो गया है। तो उस वही चीज का मेरा था कि जैसे MBA किया हुआ है और हम सिविल की तैयारी कर रहे हैं, तो मतलब उसमें वही चीज। देखो, you have to evaluate it कि whether it is good for you or not। नहीं सर, मेरे को यही करना है हाँ, UPSC। तो करना है, वो तुम्हारे बात से ही लग रहा है कि तुमको करना ही है, तो फिर करो। जस्ट डोंट लुक हियर एंड देयर, जस्ट डू इट, दैट्स इट। कभी भी नहीं देखती। हाँ, एंड कभी कभी मन में हो जाता है। और कोई सवाल है क्या? नहीं सर, थैंक यू सर। नहीं, मैं अब बाकी लोगों से पूछ रहा हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सौम्या, गॉड ब्लेस। प्रथमेश, कुछ प्रश्न है क्या? हाँ, हेलो सर, जैसा कि आपने बोला कि लाइफ में लॉन्ग टर्म गोल्स और शॉर्ट टर्म गोल्स होना चाहिए। हाँ, तो आई एम इन 12th क्लास सर, और अभी मेरे 2 ही शॉर्ट टर्म गोल्स है। 12th में अच्छे परसेंटेज से पास, और मैं सीए फाउंडेशन की तैयारी कर रहा हूँ, और मेरा सेकेंड शॉर्ट टर्म गोल ही वही है कि आई गॉट क्रैक इन सीए फाउंडेशन। बहुत अच्छा है। और आपने जैसा बोला कि लॉन्ग टर्म गोल भी होना चाहिए, तो मेरा लॉन्ग टर्म गोल तो एक ही है कि मुझे सीए बनना है। तो क्या मैं उसे अभी से ही ये माइंड में चलूं कि मुझे लॉन्ग टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म फिर नहीं है। देखो, सीए बन गए, अभी के लिए क्या नहीं। हाँ, जब सीए बन जाओगे तब तुमको लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना पड़ेगा कि सीए बन गए तो अभी मुझे क्या करना है, कि मुझे प्रैक्टिस करनी है या कंसल्टेंट बनना है, तो कंसल्टेंट किस एरिया में बनना है, मैं क्या करूँगा, फ्रीलांसिंग करूँगा। तो ये सारी चीज़ें तब सोचनी पड़ेगी तुमको। लेकिन अभी तुम्हारा जो गोल है वो बहुत फोकस्ड है कि सीए बनना है, तो वो बन जाओ। फिर उसके बाद अपने आप ही तुमको जो है वो ऑप्शंस तुम्हारे सामने आएंगे। जीवन जो है वो हम सबके सामने कुछ ना कुछ ऑप्शंस रखता है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, क्या करोगे? तो उसमें से जो तुमको सही लगे वो चूज करना। क्योंकि हाँ, ये आवश्यक है कि जो भी करो उसमें तुमको रुचि होनी चाहिए। क्योंकि अक्सर हम लोग ऐसे काम करते रहते हैं जिसमें हमारी रुचि नहीं होती, लेकिन अब वो हो गया कि अब ये तो करना ही है, अभी कोई दूसरा जरिया नहीं है। तो अगर ऐसा करोगे, और आज सबके लिए ये है कि जो भी आप कर रहे हैं उसके साथ साथ कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे स्किल्स जरूर सीखो जिससे आपको आगे मदद मिल सके। क्योंकि जो जमाना आ रहा है उसमें डिजिटल स्किल्स का बहुत काम रहेगा। जिसके पास डिजिटल स्किल्स होंगी वो घर बैठे ही कुछ कर सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बाहर जाना आना, मिलना जुलना, ये सब चीज़ें कम होती जाएंगी। कोरोना के जाने के बाद भी कहते हैं कि 8 साल बाद फिर कोई दूसरा एपिडेमिक आ जाएगा। तो अपने आप को जो लोग स्किल सेट्स अपने बढ़ाएंगे वो लोग जो है जीवन की अनिश्चितता से अच्छी तरह से निपट पाएंगे। क्योंकि अभी हम देखते हैं कि कैसे हो गया कि पहले ज़माने में क्या था कि हमारे यहाँ सब लोग अपना जो है ग्रोसर्स, जो हमारे वो किराने की दुकानें होती थी छोटी छोटी पड़ोस की, उन्हीं पर सब डिपेंड करते थे, उन्हीं से सब कुछ लेते थे। लेकिन बड़े बड़े मॉल आ गए तो उससे बहुत बाकी जो व्यापार होता था वो एकदम से बंद हो गया। अभी कोरोना आ गया, उससे जो है मॉल बंद हो गए हैं। अब डिजिटल मार्केटिंग का जमाना आ गया है, तो चीजें बदल रही हैं। जो चीजें बदल रही हैं उस बदलने के समय के पहले ही उनके प्रति जागरूक होकर अपना कुछ निर्णय लेकर अपने को बदल लेना, इससे जो है वो जीवन में सफलता रहेगी। और जो लोग पुरानी बातों को लेकर बैठे रहेंगे कि हम तो इससे ही यही इसी में कंफर्टेबल हैं,
आगे हम कुछ नहीं कर सकते या नहीं करेंगे, देखेंगे, वो पीछे छूट जाएंगे। तो ये एक बात सबको जानने की है कि मैं तो कभी रिटायर हो गया, अगले उसमें 9 साल हो जाएंगे, 10 साल हो जाएंगे, तो लेकिन घर में बैठे थे, किसी ने कहा कि भाई बहुत भयभीत हैं लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कुछ हम ऐसा कार्यक्रम कर सकते हैं क्या जिससे लोगों के अंदर भय का निर्माण नहीं हो। तो एक वेबिनार शुरू किया। हमें तो आता नहीं था जूम कैसे चलाते हैं, क्या करते हैं, लेकिन वो सीखा। फिर उस वेबिनार में जो लोगों को कुछ ध्यान कराया, कुछ कराया, तो लोगों ने कहा कि अच्छा ऐसा है, अपना ऑडियो बना कर दे दो। तो ऑडियो बना कर देने में अब कुछ रिकॉर्ड किया, उसमें कुछ इधर उधर हो गया, तो एडिटिंग सीखी कि ऑडियो को कैसे एडिट करेंगे। फिर वीडियो जो है वो यूट्यूब पे डालना शुरू किया, तो उसको वीडियो को एडिट करने की एक दिक्कत थी। एक बच्चा करता था, उसको फिर काम में इतना काम आ गया कि वो कर नहीं पाता था, तो थोड़ा थोड़ा करके वो भी सीख लिया। तो जो ये मैं कह रहा हूँ कि हम सबको अपने स्किल्स को, नए स्किल को कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, क्योंकि वो सीखते रहने से ही हम जो अनिश्चितता आएगी जीवन की, उससे उसको तैयार रहेंगे कि ठीक है। तो हम भी घर में बैठे हैं, लेकिन आज आप लोगों से बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये जो है बात ये है कि कुछ तो नया करते रहना चाहिए, जो पहले कभी नहीं किया वो नया कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। तो इससे जो है वो हमारे व्यक्तित्व में कोई ना कोई चीज एक्स्ट्रा बढ़ती चली जाए। ठीक है, तो अमल अभी ध्यान करें या नहीं करें? बाकी बोलो, shall we do it for 10 minutes or 5 minutes? यस श्योर सर। एक हाँ बहुत लोगों को इंग्लिश से बहुत दिक्कत होती है, हाँ तो इंग्लिश का बहुत क्वेश्चन रहता है कि हम इंग्लिश कैसे अच्छी बोले, स्पोकन इंग्लिश, रिटन इंग्लिश। तो उसके ऊपर कुछ थोड़ा सा आप अगर कहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं, उसमें एक चीज ये है कि जो लोग ये कहते हैं कि हमको अंग्रेजी में दिक्कत है, तो उनकी मराठी बहुत अच्छी है क्या, ये उनको देखना चाहिए। क्योंकि बात ऐसी है कि यदि आपको एक भाषा बहुत अच्छी तरह से आएगी, तो दूसरी भाषा भी अपने आप आ जाएगी। मुश्किल रहेगा, चैलेंज है, लेकिन उसमें ऐसी बात, ऐसा चैलेंज नहीं जो पूरा नहीं हो सकता। लेकिन मैं अपनी बात बताता हूं कि मैंने कैसे सीखा कि मैं तो ठेठ हिंदी मीडियम में पढ़ता था, लेकिन मेरे पिताजी को कहीं से ये था कि थोड़ा अंग्रेजी आनी चाहिए बच्चे को। और हम ऐसे पीरियड में पढ़े थे जब वहाँ एक यूपी में एंटी इंग्लिश एजिटेशन हुआ था, तो हाई स्कूल के बाद इंग्लिश जो है वो सिलेबस से निकाली दी गई थी। तो स्कूल कॉलेज में ऐसा कुछ पढ़ाई का, बहुत अंग्रेजी पढ़ने का कुछ हिसाब नहीं था। तो मुझे याद है कि मेरे पिताजी जो है वो, हमारे यहाँ एक अंग्रेजी का अखबार आता था जो कि इलाहाबाद से आता था, तो जो हिंदी में अखबार जो सुबह ही आ जाता था, वो खबर वहाँ शाम को आती थी, लेकिन वो शाम को पेपर आता था। तो पिताजी कहीं से घूम घाम कर आते थे, तब तक अखबार आ जाता था। तो वो कहते थे कि अच्छा जरा मुझे न्यूज़ पढ़कर सुनाओ, मेरे को आँख से दिखता नहीं है, छोटा छोटा अक्षर, तो तुम सुनाओ। तो मुझे तो नहीं आता था। तो उन दिनों ये था, इतनी सुविधा थी कि जो कुछ कहीं अटकता था वो पिताजी बता देते थे कि इसका अर्थ ये है, चलो। लेकिन कुछ दिनों बाद पिताजी भी नहीं रहे, और मुझे ये समझ में आया कि पढ़ लेना भी और बात है, कुछ कुछ डिक्शनरी की मदद से, लेकिन लिखना तो चाहिए। ऐसा अभ्यास होना चाहिए कि हम कुछ लिख सकें, अपने आप को व्यक्त कर सकें। तो कैसे करेंगे? तो मैंने उसका तरीका ये निकाला कि अखबार में, जो न्यूज़पेपर में एडिटोरियल आता था, उसकी अंग्रेजी बहुत नपी तुली और बहुत अच्छी होती थी। तो मैं उसको पढ़ करके और अपनी भाषा में लिखने की कोशिश करता था, और कोई गाइडेंस नहीं थे, किसी को दिखाने का प्रश्न नहीं था।
लेकिन मैंने रोज का एक अभ्यास बनाया कि मैं जो भी एडिटोरियल है उसको पढ़ूंगा, जितना समझ में आया वो तो डिक्शनरी खोल करके शब्द पर देख लिया तो उससे समझ में आ गया क्या कहा है, फिर अपनी भाषा में लिखूंगा, अंग्रेजी। तो जब मैंने ये आरंभ किया तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था। और फिर मैंने एक चीज देखा कि जो मैं लिखता हूँ उसमें और जो मेरे अंदर में मनोगत भाव है जिसको मैं व्यक्त कर रहा हूँ, उन दोनों के बीच में तारतम्य नहीं है, गैप है। कि मैं चाहता हूं कहना कुछ और लिख जाता है कुछ और। तो ये जो है कई महीने मैंने इसका अभ्यास किया, रोज करता था कि जो एडिटोरियल आएगा उसको पढ़ करके और फिर लिखने का। और उसके बाद खुद अपने ही से अपने जो लिखा है उसको एक थर्ड पर्सन की तरह से, तीसरा आदमी पढ़ेगा तो उसको कैसा लगेगा पढ़ने का। तो ये जो अभ्यास मैंने किया ये कठिन अभ्यास था, इसमें समय जाता था, लेकिन ये करने से कुछ महीने में मेरे अंदर ये योग्यता आ गई कि अच्छा तो नहीं लेकिन काम चलाऊ ढंग से भाषा को लिख सकता था। तो ये एक अपना व्यक्तिगत अनुभव है जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए भी चैलेंज था। मैं तो हिंदी मीडियम में पढ़ता था, अंग्रेजी से कोई वास्ता नहीं था, तो दिक्कत थी। नौकरी में आ जाने के बाद भी कई बार मुझे पहले शुरू में एक पहला इंटरव्यू मुझे याद है जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में हुआ था। उसमें जो नौकरी थी उसका नाम था स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिसेस एग्जामिनेशन। तो मैं गया, उसमें साइंस के सब्जेक्ट्स थे लेकिन जो वहाँ बात कर रहे थे और जो पूछते थे वो मैं हिंदी में उसको मन में सोचता था, फिर अंग्रेजी में उसको मन में ट्रांसलेट करके उसको बोलना था, तो उसमें काफी समय जाता था। तो हमारे जो इंटरव्यूअर थे वो कभी कभी मैं कोई आधा वाक्य बोलता था तो वो बीच में ही मुझे कहते थे अच्छा यू वांट टू से दिस, और मैं सिर हिलाता था कि यस सर यस सर। तो ऐसी स्थितियों से मैं गुजरा हूँ, लेकिन अभ्यास करने से मुझे लगता था कि हिंदी अच्छी आती थी तो भाषा एक तो आती थी, तो पता था कि भाषा के मानदंड क्या होते हैं, तो दूसरी भाषा सीखने के लिए प्रयत्न तो करना पड़ेगा, लेकिन आ जाएगी। ऐसा है कि नहीं आएगी। जो लोग ऐसे हैं जिनको अपनी मातृभाषा भी अच्छी तरह से नहीं आती, उनके लिए थोड़ा चैलेंज आता है। Any more questions? No? ठीक है। So Soumya has switched off. Soumya, you want to meditate for 10 minutes? Or who else? Anybody? Yes, sir. Huh? Yes, sir. Yes. Sure. तो जहां भी आप बैठे हैं अपने, अगर कोई बिस्तर पर बैठा है तो अपने पाँव को मोड़ करके आराम से बैठें, और जो लोग कुर्सी पे बैठे हैं वो अपने दोनों पाँव जो है वो जमीन पर रखें, फ्लैट। और अपने रीढ़ की हड्डी को बहुत सहज भाव से सीधा हो जाने दें। तो बहुत प्रयास के साथ, शरीर को कड़ा करने की जरूरत नहीं है। हम जैसे हैं वैसे ही मन में एक ये भाव रखें कि जैसे आपकी रीढ़ की हड्डी ऊपर की ओर बढ़ रही है अपने आप, और आप थोड़े लंबे हो रहे हैं। हाथों को अपनी गोद में रखें या अपने घुटनों पर, जिस सहज भाव में रखना चाहें रखें। और मन ही मन अपने पूरे शरीर का निरीक्षण करें। देखें कि आपका शरीर एक सहज संतुलन में है।
कंधों को थोड़ा सा पीछे जाने दें, रोल बैक करें ताकि छाती खुल जाए और उसमें श्वास प्रश्वास और आसानी से और अच्छी तरह से आए जाए। सर जो है वो कंधों पर संतुलित है, न तो नीचे की ओर झुका हुआ है और न पीछे की ओर। आंखें बंद कर लें। अपने चेहरे को एक अबोध शिशु के चेहरे जैसा हो जाने दें, निर्मल, निर्विकार, लेकिन प्रसन्न चित्त। अब हम 2-3 बार गहरी श्वास लेंगे और लंबी प्रश्वास छोड़ेंगे। तो गहरी श्वास लें और एक लंबी प्रश्वास छोड़ें। जब गहरी श्वास लेते हैं तो अपनी छाती को और पेट को थोड़ा ऊपर और आगे की तरफ बढ़ता हुआ महसूस करें, और जब प्रश्वास छोड़ते हैं तो उसको बहुत सहज भाव से यथा स्थिति में जाने दें। तो एक बार पुनः लंबी श्वास लें और एक लंबी प्रश्वास छोड़ें। एक बार और एक लंबी श्वास लें और एक गहरी प्रश्वास छोड़ें। और अब जो सहज श्वास प्रश्वास है उस पर आ जाएं। सहज श्वास प्रश्वास से मतलब है कि कोई प्रयास नहीं करना है। श्वास अपने आप अंदर आएगी और प्रश्वास बाहर जाएगी। आपको उस आती हुई श्वास को और जाती हुई प्रश्वास को देखना है बस। और जब हम अपनी चेतना श्वास प्रश्वास पर लगाते हैं तो शरीर अपने आप ही और शिथिल होने लगता है। और मन में जो विचार होते हैं, जो द्वंद्व है, वो अपने आप जाने लगता है। मन में भी एक स्थिरता आती है। श्वास और प्रश्वास, ये क्रिया अपने आप हो रही है और उसको जान लेने भर से, उसके प्रति सचेत होने भर से हम पूरी तरह प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं। और पास्ट,
या भूतकाल और भविष्य या फ्यूचर, इसको लेकर जितने विचार हैं वो अपने आप शांत हो जाते हैं। अंदर आती हुई श्वास को देखें और बाहर जाती हुई प्रश्वास को भी देखें। अंदर आती हुई श्वास किस तरह फेफड़े को और पेट को भरती है और बाहर जाती हुई प्रश्वास किस तरह उनको खाली कर देती है। इसके प्रति सचेत रहें। इस पूरी प्रक्रिया में कोई आपका प्रयास नहीं है, सब कुछ अपने आप ही हो रहा है। श्वास का अंदर आना और प्रश्वास का बाहर जाना, इन्हीं को देखते हुए कुछ क्षण चुपचाप बैठें। धीरे धीरे अपने शरीर के प्रति चैतन्य हो जाएं। बंद आंखों से अपने आसपास का जो वातावरण है उसके प्रति चैतन्य हो। यदि पंखा चल रहा है तो उसकी आवाज, या बाहर से कोई दूसरी आवाजें आ रही हैं कान में तो उनके प्रति जागरूक हो जाएं। और जब तैयार हों तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलें।
चाहें तो अपने हाथों से अपने चेहरे को हल्के से सहला सकते हैं, अपने कंधों को थपकी दे सकते हैं। So how was it? कैसा लगा? कोई शेयर करेगा? सर बहुत रिलैक्सिंग था। हाँ, और मेरे मम्मी पापा भी साथ में कर रहे थे यहाँ पे। मम्मी पापा भी कर रहे थे। मम्मी पापा कहाँ हैं? बात कराओ। सर यहीं पर है। इधर आओ। रत्नेश, कैसा लगा तुमको? हाँ, तुम ध्यान एकदम अच्छा। करते हो क्या? तुम ध्यान करते हो? ध्यान तो नहीं करता हूँ, प्राणायाम और योगा करता हूँ। प्राणायाम करते हो? हाँ, वो मुझे अंदाजा हो रहा था। तुम ध्यान किया करो 10 मिनट रोज, जी सर, बिल्कुल। तुमको बहुत अच्छा लगेगा। यस। सर ये रहे। हाँ हाँ, नमस्ते। कैसा लगा आप लोगों को ध्यान? सर बहुत अच्छा लगा सर। बहुत अच्छा लगा। क्या करते हैं आप? सर मैं पुणे मेट्रो में इंस्टॉलेशन मैनेजर हूँ। अच्छा, वेरी नाइस। अच्छा अच्छा। ठीक सर है। पुणे में मैं कर रहा हूँ। बेटी को सिविल सर्विस ऑफिसर बनाइए। सर बेटी के लिए मेरा पूरा सपोर्ट है। मैं बेटी को बोल दिया हूँ कि आपका जो भी करने का मूड है, करना करो। नहीं, ठीक है। करने का मूड है, हाँ, आई विल गिव यू फुल सपोर्ट टू। माँ बाप तो यही कर सकते हैं ना, बच्चों को सपोर्ट कर सकते। ठीक है अमल। हाँ, एनीबडी एल्स? सर आप आजमगढ़ के हैं? हाँ, आजमगढ़ का। सर आजमगढ़। हम लोग अम्बेडकर नगर के हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, आजमगढ़ से अभी कोई संपर्क नहीं है मेरा, क्योंकि मेरे पिताजी वहाँ अध्यापन करते थे। तो किराए के घर में हम लोग रहते थे, फिर उनका देहांत हो गया तो जगह छूट गई। लेकिन मैं अभी भी रिटायरमेंट के बाद से हर साल वहाँ जाता हूँ। अपने उस पड़ोस में कुछ पुराने दोस्त हैं, उनको मिलने के लिए। So, अमर, हाँ, अच्छा सौम्या, किसी को भी आप लोगों में से अगर कोई सुन रहा है तो कि अगर कभी भी लगे तो अमोल के पास मेरा नंबर है, आप ले सकते हैं। और कभी भी कोई ऐसी जरूरत हो तो मैं उपलब्ध हूँ। ये मेरी सेवा है, लोगों से बात करना। अमल, यू वांट टू से समथिंग? तो अंकल बहुत बहुत धन्यवाद आज के कार्यक्रम के लिए। और जैसे आपने कहा है कि आपका नंबर सबको उपलब्ध मैं करा दूंगा, और जिसको भी जो भी प्रश्न करना हो तो वो आप अंकल से कर सकते हैं और आपको मार्गदर्शन मिलेगा। और उसको व्हाट्सएप भी है, तो आप मैसेज भी टाइप हाँ, करके मैसेज भी भेज कर सकते, मैसेज भी कर सकते। ठीक है। तो और सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस नहीं, कार्यक्रम के लिए। हाँ, सबको, आप अंकल का भी, सबको। सब पार्टिसिपेंट्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए और लाभ लिया। आगे भी हम ऐसे कार्यक्रम करते रहेंगे। आप आपके भी जो मित्र है या परिवार वाले हैं उनको बताइएगा, और फिर हम आयोजित करेंगे ऐसे ही कार्यक्रम सर के साथ। तो हम एंड करते हैं अभी। ठीक है। तो शांति पाठ कर दें क्या? हाँ हाँ, जरूर। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु।
ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।